तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसर्न कोचिंग क्लासेस पर। तो बेटा, हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था पोटेंशियल एनर्जी का। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो बेटा टॉपिक आपको मिलेगा वो दो सिचुएशन में मिलता है। पहली जो सिचुएशन होती है व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। और दूसरा जो केस मिलता है इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो आज का जो हम टॉपिक करेंगे, यानी कि वो हमारी जो लास्ट वीडियो थी एक्सटर्नल फील्ड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, उसी का ही नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा एक और टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना होता है, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल आप जानते ही हैं, डाई यानी कि टू पोल्स, यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के टर्म्स में आपको करना है, ठीक है ना। तो उसके टर्म्स में भी हम जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम निकालेंगे इसमें एनर्जी, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, टाइम ना गवाते हुए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो, मैंने जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने दो चार्जेस मान लिए हैं। मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज लेट इन्फिनिटी पे कहीं पे पुट है, ठीक है, इन्फिनिटी पे। और एक एक्सटर्नल फील्ड सपोज दैट कि मैंने डेवलप कर लिया, ठीक है, एन एक्सटर्नल फील्ड इज डेवलप्ड बाय मी, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। इस एक्सटर्नल फील्ड के पास जब मैं मान लो एक फर्स्ट चार्ज को लेके आता हूं, सपोज दैट इस तरह से, तो Q1 को मान लो मैं R1 डिस्टेंस पे लेके आया। तो आपको पता ही है कि कोई भी चार्ज हो और एक्सटर्नल फील्ड में अगर एंट्री करता है तो क्या होता है उस केस में, उसके ऊपर एक वर्क डन होगा, है ना, एक उसके अंदर एनर्जी लगेगी। तो आपको इसका फॉर्मूला पहले मैं बता ही चुका हूं कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो इससे हम वर्क डन निकाल सकते थे। क्या हो गया था, हमने निकाल लिया था W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो Q हमने Q1 माना है और पोटेंशियल हम किसके लिए ले रहे हैं, R1 डिस्टेंस के लिए। तो Q1 V R1 हम ले लेंगे। तो W1 वर्क डन तो पहले सिचुएशन में ये होगा। लेकिन याद करो कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं था तो Q1 चार्ज को जब लेके आए थे तो W1 की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, है ना। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है बेटा, पहले उस वीडियो को जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसके बिना ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो W1 उसमें 0 था, लेकिन इस बार 0 नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो एक और चार्ज है जिसको मैं लेके आ रहा हूं इन्फिनिटी से, सपोज दैट R2 डिस्टेंस पे लेके आया हूं। तो अब R2 डिस्टेंस पे लेके आऊंगा तो ये फिर से वर्क डन करेगा, ठीक है ना। तो मान लो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले की तरह था, Q2 VR2। बट इन दोनों के बीच में भी तो एनर्जी का सोर्स है, इन दोनों के बीच में तो एनर्जी लगेगी। R12 मान लो मैं इस डिस्टेंस को अगर बोल दूं तो इन दोनों के बीच में वर्क डन होगा। और उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी एनर्जी के टर्म्स में। क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन चाहिए तो W हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। तो आपका किया हुआ कार्य ही आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी, W होगा। तो यानी कि इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे रख देते हैं Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मतलब अब अगर आपको एनर्जी चाहिए तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा काम का है, इसको याद रखना, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं, ठीक है, समझ पाए। तो छोटा सा एक डेरिवेशन था जो आपको पेपर में मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा एक चीज और पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक समझो कंप्लीट हो गया। डाइपोल को हम करेंगे, डाइपोल भी इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे तो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यूनिट्स और पूछ लेता है कभी कभी कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बेटा ये आप याद रखना, वैसे तो अगर U इज इक्वल टू निकालें तो QV आ रहा है हमारे पास बार बार,
तो चार्ज की तो यूनिट कूलाम है और वी की वोल्टेज होती है, तो कूलाम इंटू वोल्ट होती है। लेकिन एक्चुअली में हम जो इसकी यूनिट लेते हैं, कॉमनली यूज जो यूनिट लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो होती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमारी सेकंड बुक शुरू होगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा ये टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है। और एक चीज़ और याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। कैसे आया, क्यों आया, अभी मत सोचो इस बारे में, आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। वैसे ये तो पता चल सकता है, यहीं से देखो ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, है ना, उससे है ये तो। ठीक है, तो यूनिट हम याद रखेंगे, क्या लेते हैं हम इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा अब डेरिवेशन है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। किस चीज़ का बनाना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन से समझ में आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। फिर उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, एक डाइपोल को पुट कर देंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों को किसी एंगल थीटा पे रख दिया। ठीक है, तो आपको पता ही है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, है ना। तो F इज इक्वल टू प्लस क्यू ही हो जाएगा, और इस साइड ये अपोजिट जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, और बीच का डिस्टेंस D इज इक्वल टू 2a हम लेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बेटा मुझे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन निकालना है पहले की तरह, है ना। तो वर्क डन कर क्या रहा है ये, आपको ये बात पता होगी, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, टॉर्क, कि किसी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कुछ मूवमेंट करता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, है ना। और याद करो, टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास आ गया था PE साइन थीटा, याद है ना। तो PE साइन थीटा, इस पे टॉर्क लग रहा है, फोर्स लग रही है, तो फोर्स लग रही है तो बेटा जाहिर सी बात है वर्क डन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो वही वर्क डन हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। अरे जितना हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही तो वर्क डन होता है ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। और वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें फोर्स क्या है, टॉर्क है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर्किल में, उसका एंगल। अरे वैसे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता ना, एंगल ही तो डिस्प्लेस करता है। मान लो बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो इतना एंगल का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो इतने एंगल का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, एंगल ही तो करेगा ना, तो D थीटा हम लगा देंगे। तो स्मॉल एंगल के लिए लिया है तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आप लोग जानते हैं बेटा क्या होती है, PE साइन थीटा होता है। तो PE साइन थीटा D थीटा। अब टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है कि पूरा कंप्लीट सर्किल करने में वर्क डन कितना होगा, या किसी एंगल पे मान लो ये रुक गया, मान लो इस एंगल को मैं θ1 कहूँ और कहीं ये मोमेंट करके यहाँ पे रुक गया θ2 पे, ये θ2 पे रुक गया, तो उस कंडीशन में आपको वर्क डन कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता ही है। स्मॉल वैल्यू को बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा D थीटा, है ना। और मैं मान लेता हूँ कि जो इनिशियल एंगल था वो θ1 था जिस पे मैंने रखा था, और फाइनली ये θ2 एंगल पे पहुँचेगा। ठीक है, कहीं तो पहुँचेगा ना। ठीक है, तो अब P और E तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि थीटा में चेंज हो रहा है, तो PE बाहर आ गए, और स्मॉल वर्क डन टोटल वर्क डन हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और साइन थीटा और D थीटा, है ना। और साइन का इंटीग्रेशन बेटा आप सब बच्चे जानते ही हैं, माइनस का कोस होता है। तो क्या हो जाएगा, PE माइनस का कॉस थीटा, और ये हो गया θ1 से लेकर के θ2। ठीक है, तो लिमिट्स ओपन करना जानते हैं आप लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल रखूंगा तो माइनस का कोस θ2 आएगा, और इनिशियल रखूंगा तो प्लस का हो जाएगा ये θ1, है ना, माइनस माइनस प्लस। तो इसलिए उल्टा करके रख देते हैं, तो उल्टा करके रख देंगे तो माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें, और वर्क डन ही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, PE, है ना, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो समझ गए ना। अरे माइनस का कोस θ2 आएगा और माइनस माइनस प्लस कोस θ1 हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले रख दिया, माइनस वाला बाद में रख दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इन अ डाइपोल व्हेन पुट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब इसकी बेटा कंडीशन भी होती है कि अगर हम ये मान के चलें कि स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग मैंने जो डाइपोल को पुट किया था, मैंने सपोज दैट कि इस डाइपोल को जब पुट किया तो पुट करने का मेरा जो वे था वो 90 डिग्री पे था। मान लो मैंने इसको ऐसे पुट कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो 90 डिग्री पे अगर मैं पुट करूंगा तो थीटा वन क्या हो जाएगा 90, और कोस 90 होता है 0। तो उस केस में व्हेन थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में u इज इक्वल टू क्या बचेगा माइनस का, तो माइनस का पी ई कॉस थीटा मान लो बस, क्योंकि थीटा वन थीटा टू तो दो एंगल के लिए था ना, तो एक एंगल के केस में ये हो जाएगा। ठीक है, ओनली व्हेन जब थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है कुछ नहीं, सेम पहले की तरह ही काम किया है, सब कुछ वर्क डन निकाला, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके कुछ बेटा स्पेशल केसेस होते हैं। तो केस नंबर 1 की अगर बात करें तो पहला केस आता है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो एक बात बताओ, कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगी? पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि जब उसके अंदर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। अरे क्योंकि वही वर्क डन में कन्वर्ट होती है, और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वर्क डन भी नहीं होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में पुट करूं सपोज दैट, और u इज इक्वल टू आपको पता ही है सर कि माइनस के पी ई कॉस थीटा आया है फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू 0 और कोस 0 क्या होता है 1, तो यानी कि u इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का पी ई, और माइनस की वैल्यू क्या होती है मिनिमम वैल्यू होती है। तो यानी कि अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि डाइपोल को बिल्कुल ऐसे सीधा रख दो और ये पॉजिटिव कर दो और ये नेगेटिव कर दो, तो क्या होता है इधर से और इधर से खींचेगा ना, तो ये इधर ही मूवमेंट करेगा और ना ही ये इधर मूवमेंट करेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई कि नहीं आ गई, और स्टेबल आ गई, है ना। ना ये इधर ही जा सकता ना इधर ही जा सकता, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आपके पास बन जाएगा। तो कब बनेगा? जब थीटा इज इक्वल टू आप 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस होता है बेटा 0 एनर्जी का। तो 0 एनर्जी के केस में आपको करना क्या है कि 0 एनर्जी अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, अगर आप सोचो एंगल थीटा इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ 90 डिग्री, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos 90, और cos 90 होता है 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। तो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज द व्हेन विल बी द 0 एनर्जी इन अ डाइपोल व्हेन पुट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको लिखना पड़ेगा उस केस में कि व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ठीक है, और इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके आपको दिखाना पड़ेगा। और थर्ड एंड लास्ट केस जो इसका बनता है, अब देखो स्टेबल का केस है तो अनस्टेबल का भी होगा, जाहिर सी बात है। तो अनस्टेबल का केस जो होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अगर आप थीटा बेटा 180 डिग्री ले लेते हैं, थीटा आप क्या ले लेते हैं 180 डिग्री ले लेते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के पी ई कॉस 180 डिग्री, और बेटा cos 180 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए -1 होती है, तो यहाँ इनटू में -1 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यानी कि क्या मिलेगा प्लस का पीई, और प्लस का पीई का मतलब क्या है मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है आपको, और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब आप समझ जाओ कि अनस्टेबल बनेगा, मोमेंट करता ही रहेगा, है ना। तो यानी कि ऐसा केस कि मान लो अगर इधर निगेटिव है और इधर आपने पॉजिटिव रख दिया, तो मोमेंट जो होगा कि इस तरीके से हो जाएगा कि वो बार बार सर्कल में चक्कर लगाता रहे, है ना। तो बार बार वो मूवमेंट करेगा और फिर से स्टेबल हो जाएगा, फिर मूवमेंट करेगा फिर से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वापस जब आएगा तो इधर का इधर बराबर तो खींचना हो जाएगा ना, है ना। तो मूवमेंट करेगा पर एक राउंड लेगा वो, क्योंकि निगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसको मूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। मूवमेंट कर लेगा तो इधर की तरफ ये निगेटिव चला जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, बस फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये केस हमारा बनता है इसका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए? डन, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक इसमें। तो बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने एसएल अरोरा की बुक से ही लिए हैं। क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कोई टफ इसमें है नहीं।
जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 2 point charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance 2 centimeter in air. Calculate the potential energy of the system assuming that जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे जीरो थी तो उस टाइम आपको एनर्जी निकालनी है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आपको ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ करना तो आप सीख ही चुके हैं, मैंने अलग से इसकी वीडियो बनाई थी, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दो चार्ज दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है. यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर. वैल्यू पुट कर देंगे, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी. Q1 की वैल्यू कितने, 10 माइक्रोकुलाम है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6. दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 10 है तो माइनस, क्योंकि क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस लेना पड़ेगा. तो माइनस का 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. इसको सॉल्व कर लो, हो गया काम, कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन का आंसर माइनस में आएगा. ठीक है, और माइनस में आएगा तो यानी कि मिनिमम एनर्जी है. ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं इसके. आपको मैं 5 क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिए. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, परेशानी है, तो आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ. मैं इसका जब डाउट क्लास लूँगा कभी तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर डाल दूँगा. ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पता ही होगा, जिनके पास बुक है इस टाइम अवेलेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टर्स का. तो कंडक्टर्स के टॉपिक से फिर हम कैपेसिटर बनाएंगे, और कैपेसिटर के टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ बेटा कि ना आया हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 2 नंबर में ही क्यों ना आए. ठीक है ना, और बल्कि डेरिवेशन भी आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है नेटवर्क बनाने के लिए, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन. और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बचेगा फिर डाइलेक्ट्रिक, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं जल्दी से जल्दी सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा सकूं. एक्चुअली प्रॉब्लम यही होती है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकते हो, वीडियो नहीं देखते हो ज़्यादा, तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता. तो इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और वीडियो को देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछो. ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.